students. I am Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JDP Government Girls College, Kota. Today we will be studying the fourth part of Evidences of Evolution, which is included in your paper first, Unit 5th. Till now we have seen that how the evidences of evolution can be gathered from homologous structures, analogous structures and vestigial structures. Today we will be studying about the evidences of evolution that we can gather from geographical distribution और बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जैव विकास के जो प्रमाण हैं उसको हम भौगोलिक वितरण से कैसे प्रमाणित कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो बायोजियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन दिस अर्थ इन स्पेस एंड टाइम. यानी बायोजियोग्राफी के अंदर हम जो है जीवों के वितरण से भी के बारे में पढ़ते हैं और some striking differences between the distribution of certain flora and fauna are explained on the basis of evolutionary interrelationships as follows. यानी जो जीवों का वितरण है इससे भी विकास के प्रमाण मिलते हैं और कभी कभी जो भौगोलिक दृष्टि से विभिन्न देशों में एक ही प्रकार के पौधे और जंतु जो पाए जाते हैं या समान जलवायु वाले विभिन्न द्वीपों व महाद्वीपों में पाई जाने वाली वनस्पति एवं प्राणी समूह में बड़ा अंतर देखने को मिलता है. तो इनके बीच में जो है एक इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप देखी जा सकती है, जिसको कि हम बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के अंतर्गत पढ़ेंगे. बायोजियोग्राफिकल रिलेशंस और कॉन्टिनेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है A.R. वॉलेस एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे. उन्होंने जो है अर्थ को 6 बायोजियोग्राफिकल रिलीम्स यानी भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा बेस्ड ऑन देयर डिस्टिंक्टिव मैमेलियन फौना, वर्टिब्रेट फौना एंड एंजियोस्पर्म फौना. यानी इसके इनमें जो पाए जाने वाले मैमेलियन फौना थे, वर्टिब्रेट फौना और एंजियोस्पर्म्स जो थे, उसके बेसिस पे 6 भौगोलिक क्षेत्रों में A.R. वॉलेस ने पृथ्वी को बांटा. और इस विभाजन में जो है जंतुओं की जातियों के आधुनिक तथा ऐतिहासिक वितरण पर ये आधारित हैं. प्रत्येक जंतु के विशेष वंश तथा जातियां यहाँ पर पाई जाती हैं हर एक ज़ूओजियोग्राफिकल रीजन में. So the biogeographical regions are Palearctic, Nearctic, Neotropical, Oriental, Ethiopian and Australian. These regions are separated from one another by major barriers like oceans, deserts, mountains. ये जो 6 भौगोलिक क्षेत्र हैं ये एक दूसरे से समुद्रों द्वारा या डेजर्ट्स द्वारा, रेगिस्तान द्वारा या जो माउंटेन्स हैं उनके द्वारा जो है सेपरेटेड हैं और इसलिए यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी अलग अलग देखने को मिलती हैं और इसी वजह से इनका जो फ्लोरा और फौना है वो भी डिफरेंट है. तो जैसे हम यदि बात करें, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि पेलियार्टिक रीजन, तो पेलियार्टिक रीजन इस क्षेत्र में यूरोप, हिमालय से ऊपर का एशिया, उत्तर ईरान, अफ़गानिस्तान, उत्तर चीन, जापान और सहारा रेगिस्तान से ऊपर का अफ्रीका आता है पेलियार्टिक रीजन के अंतर्गत. फिर है नियार्टिक रीजन. नियार्टिक रीजन इस क्षेत्र में उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड और मेक्सिको का पठार आता है. फिर न्यूट्रॉपिकल रीजन यदि हम देखें तो इस क्षेत्र में दक्षिण एवं मध्य अमेरिका, दक्षिण मेक्सिको एवं पश्चिम द्वीप समूह आते हैं. इथोपियन रीजन में आप देखेंगे कि अधिकांश भाग जो है मिड और सदर्न अफ्रीका का इसके अंदर आता है. ओरिएंटल रीजन
एक क्षेत्र में जहाँ की इंडिया स्टैंड करता है ओरिएंटल रीजन में, इस क्षेत्र में हिमालय से दक्षिण एवं जो फारस की खाड़ी से पूर्व का एशिया, जिसमें ईरान, भारत, श्रीलंका, मलया, दक्षिण चीन, इंडोनेशिया और फिलीपींस आते हैं। एंड फाइनली यू हैव द ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो ऑस्ट्रेलियन रीजन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडियन ओशन के अंदर जितने भी द्वीप पाए जाते हैं वो सब के सब आते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये जो 6 भौगोलिक क्षेत्र हैं, इनका जो है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बताया है। नाउ डाइवर्सिटी इन fauna and flora. In many cases, countries which are very near to each other and having similar climatic conditions differ in flora and fauna. यानी कि कई देश जो बिल्कुल पास पास हैं, परंतु इनके अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं, और इसी वजह से यहाँ पे पाए जाने वाला जो फ्लोरा है और जो फौना है, प्राणी जाति है और वनस्पति जात जो है वो अलग अलग या भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि मेडागास्कर जो है केवल 260 माइल्स अवे है ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से, परंतु यहाँ के जो इनहैबिटेंट्स हैं, यहाँ पे पाए जाने वाले जो फ्लोरा एंड फौना है वो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। देन द क्लाइमेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड वेस्टर्न साउथ अमेरिका इज़ वेरी मच सेम, but the flora and fauna in each region is strikingly different. यानी जो वातावरण है या जो क्लाइमेट है, मौसम है ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में और वेस्टर्न साउथ अमेरिका में वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, परंतु यहाँ पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं और जो पादप हैं वो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। So the presence of different fauna in Madagascar and mainland of Africa can be explained that it got separated from Africa about 65 million ago, and their fauna and flora evolved separately and independently, resulting in marked differences. यानी कि ये जो इनके अंदर जो भिन्नता है, जो फ्लोरा और फौना के बीच में जो भिन्नता है, वो जो है इस पे समझाया जा सकता है कि जो मेडागास्कर आइलैंड है वो अफ्रीका के मेन लैंड से तकरीबन 65 मिलियन अगोज अलग हो गया था, और ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट शिफ्टिंग, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और इस वजह से जो है जो फ्लोरा और फौना है वो बिल्कुल सेपरेटली इवॉल्व हुआ है, और इसलिए जो है इनके अंदर भिन्नताएं पाई जाती हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। यानी कि इन सम केसेस क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ एग्जिस्ट इन वाइडली सेपरेटेड प्लेसेस विथ रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरमीडिएट टेरिटरी, जैसे कि लंग फिशेस। The surviving 3 genera of lungfishes are found in 3 different continents. जो फुफ्फुस मछलियाँ हैं या लंग फिशेस हैं, ये वर्तमान में 3 वंश में पाई जाते हैं और तीनों जो है अलग अलग महाद्वीपों में पाई जाती हैं, जैसे कि प्रोटोप्टेरस जो है अफ्रीका में, नियोसेराटोडस ऑस्ट्रेलिया में और लेपिडोसाइरन जो है वो साउथ अमेरिका में पाई जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका स्थल सेतुओं द्वारा एशिया से जुड़े हुए थे, तथा अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका, आप चित्र में देख सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका से। उस समय ये लंग फिशेस इन सभी भागों में पाई जाती थीं, किंतु भौगोलिक परिवर्तन के कारण ये वर्तमान में कुछ विशेष स्थानों पर ही सीमित रह गई हैं और अन्य स्थानों पर विलुप्त हो गई हैं। इसी प्रकार से जो कैमल्स हैं और जो दे अकर इन एशिया वाइल देयर नियरेस्ट एलाइज जो कि इल्मास हैं, दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका।
सॉरी द कैमल्स दैट आर फाउंड इन एशिया, और इनके जो नियरेस्ट एलाइज हैं वो एल्मास, दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। इसी प्रकार से एलिफेंट्स, हाथी जो हैं, दे आर फाउंड इन अफ्रीका एंड इंडिया एंड इन प्लेसेस विथ आइडेंटिकल क्लाइमेट इन ब्राज़ील। यहाँ पर जो है, जो क्लाइमेट है एशिया और अफ्रीका का, इसी प्रकार से ब्राज़ील का क्लाइमेट भी समान है, परंतु ब्राज़ील में ये एलिफेंट्स नहीं पाए जाते। एलिगेटर्स अकर ओनली इन साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईस्टर्न चाइना। इसी प्रकार से मैग्नोलियस, ट्यूलिप्स एंड सासाफ्रास, दे ग्रो नेचुरली इन ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईस्टर्न चाइना ओनली। तो ये पादपों के बारे में हुआ कि यहाँ पर भी जो है कुछ ही क्षेत्र हैं, जैसे ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और ईस्टर्न चाइना, यहीं पर ही इस प्रकार के पादप पाए जाते हैं। तो ये जो हमने पूर्व में चर्चा करी कि किस प्रकार से जो है एक ही प्रकार का क्लाइमेट है, परंतु वो जीव नहीं मिल रहे वहाँ पर जो है पाए जा रहे हैं। एलिफेंट्स के केस में हमने देखा, और ये भी देखा कि जो है कई पादप केवल कुछ ही रीजन्स में पाए जाते हैं। तो दिस इज़ रिलेटेड टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। माना जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो है ये आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंदर, कि जो प्लेट्स हैं जिसके ऊपर की जो क्रस्ट ऑफ द अर्थ है वो कई प्लेट्स में विभाजित है, और इन प्लेट्स के जो है जब मूवमेंट्स हुए तो आप देखेंगे कि पहले पर्मियन पीरियड में किस प्रकार से एक पैंजिया का एक लैंड मास हुआ करता था। उसके बाद जो है ये शिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स की वजह से ट्रायसिक में इसका स्वरूप बदल गया। उसी प्रकार से जुरासिक में जो है और इनमें परिवर्तन आया। क्रिटेशियस में और अधिक जो है कॉन्टिनेंट्स दूर दूर हो गए, और जो प्रेजेंट डे है उसके अंदर जो है आपको सारे अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलियन, ये सारे के सारे जो है कॉन्टिनेंट्स बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहे हैं। सो जो बायोजोग्राफर्स हैं वो जो है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि किस प्रकार से जो है ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जो है अलग हुए, और इसकी वजह से जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है एनिमल्स और प्लांट्स का वो भिन्न इस वजह से, इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से हुआ है, ऐसा माना जाता है बायोजोग्राफर्स द्वारा। अब जो रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, यस, तो जो मोनोट्रीम्स हैं या एग लेइंग मैमल्स हैं ये केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। साथ ही मार्सुपियल्स जो हैं वो भी एक्सक्लूसिवली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अमेरिका में ही मिलते हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है मोनोट्रीम्स का और मार्सुपियल्स का, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ that Australia, New Zealand and South America were once continuous with the mainland of Asia, but they got separated in late Cretaceous period before the appearance of carnivorous eutherian mammals. तो ये जो यूथीरिया की जो उत्पत्ति है इससे ये जो है मीज़ोज़ोइक महाकल्प में स्तनधारी वर्ग में सिर्फ प्रोटोथीरिया या मार्सुपीलिया तथा मार्सुपीलियंस जैसे निम्न श्रेणी के स्तनधारी ही पूरी पृथ्वी पर पाए जाते थे। इस समय ऑस्ट्रेलिया एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। इसी कल्प में के बाद में ऑस्ट्रेलिया एशिया महाद्वीप से टूटकर अलग हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर पूरी पृथ्वी पर प्रारंभिक यूथीरिया का उदय हुआ। तो मांसाहारी होने के कारण इन्होंने जो प्रोटोथीरियंस थे और मार्सुपियल जो मैमल्स थे उनको खाकर नष्ट कर दिया, और निम्न स्तनी जो मोनोट्रीम्स और जो मार्सुपियल्स हैं वो केवल ऑस्ट्रेलिया में ही रह गए और अब सिर्फ वहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है मोनोट्रीम्स का और मार्सुपियल्स का। ये आप देख सकते हैं रेटाइटी भी जो है आपको अलग अलग, जैसे साउथ अमेरिका में अलग तरीके की बर्ड्स मिलेंगे,
belonging to the Retitii family, and South अफ्रीका में अलग तरीके के और ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल ही अलग तरीके के। तो लाइफ ऑन ओशनिक आइलैंड्स, एंड ओशनिक आइलैंड इज़ वन विच नेवर हैड एनी कनेक्शन विद द मेनलैंड, यानी ओशनिक आइलैंड वो द्वीप होता है जो कि कभी भी मेनलैंड से कनेक्टेड नहीं था। These are formed from submerged volcanic mountains which are pushed up above the surface of sea। यानी ये जो ओशनिक आइलैंड्स हैं इनकी उत्पत्ति सबमर्ज्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स से होती है, जो कि जो है किसी वक्त सी के सरफेस के ऊपर पुश होते हैं और उनकी वजह से उनका अस्तित्व देखने को मिलता है। On being exposed, the mountain peaks cooled down, providing suitable medium for animals and plants which were able to reach them। तो जैसे ही ये जो वोल्केनिक माउंटेन्स की जो पीक्स थी वो कूल डाउन हुई, तो वहाँ पर जो है जो एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ पर पहुँचे और अपने आप को जो है पनपा सके, तो वो ही जो है कुछ अलग प्रकार के ये पादप और प्राणी वहाँ को पर देखने को मिलते हैं। तो द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ ओशनिक आइलैंड्स इन जनरल रिजेंबल दोज ऑफ द नियरेस्ट मेनलैंड। और ये जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं डेफिनेटली ये पास के जो मेनलैंड है उससे उनमें समानता देखने को मिलती है, परंतु कुछ स्पीशीज़ जो हैं बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट भी होती हैं क्योंकि इवोल्यूशन के अंतर्गत उन्होंने अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल मॉडिफाई किया है। So for example, Darwin during his historic voyage in 1825 found that the animals of Galapagos Islands resembled those of North American islands। तो ये चीज़ जो है डार्विन की जो यात्रा थी, डार्विन ने अपने संसार भ्रमण में दक्षिणी अमेरिका के निकटवर्ती समुद्र में स्थित कई छोटे छोटे द्वीपों के एक समूह गैलापागोस द्वीप समूह के जीव जंतुओं का अध्ययन किया, और इन द्वीपों के वातावरणीय दशाओं में बड़ा अंतर है, जिसके कारण इन द्वीपों पर पाए जाने वाले जंतु व पादप समूह अलग अलग प्रकार के हैं। परंतु ये साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले जो साउथ अमेरिकन मेनलैंड है उस पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं से कुछ कुछ समान भी हैं। तो इन द्वीपों पर जियोप्सिया वंश के लगभग 20 से 22 किस्म के पक्षी पाए जाते हैं, और इन्हें सबसे पहले डार्विन ने अध्ययन किया था, अतः इन्हें डार्विन फिंचेस के नाम से भी जाना जाता है। इसी पक्षी की एक जाति दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप पर भी पाई जाती है। सो दैट इज़ अबाउट लाइफ ऑन ओशनिक आइलैंड्स। सो ये जो है गैलापागोस आइलैंड्स के आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु देखने को मिलते हैं, और इसके पास वाले जो देख सकते हैं आप कि गैलापागोस आइलैंड है जो कि बिल्कुल साउथ अमेरिका के कोस्ट के निकट है। तो इसलिए साउथ अमेरिका के कोस्ट पे पाए जाने वाले जंतु और इनमें जो है कुछ कुछ समानताएं देखने को मिल सकती हैं। तो ये था आपके बायोजोग्राफिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। इस लेक्चर को एक बार फिर से गो थ्रू करिएगा। थैंक यू वेरी मच।